हे गाइस, वेलकम बैक टू लाइफ एरा। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम सिर्फ 1000 रुपीज मंथली इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकते हैं। हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 1000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करके हम भी करोड़पति बन सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि वॉरेन बफेट और जॉन सी बॉगल जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर इस स्ट्रेटेजी के बारे में क्या सोचते हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे क्यों हमें अपने पैसों को म्यूचुअल फंड या हेज फंड में इन्वेस्ट करने के बजाय इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप हमारे आने वाले कोई भी फ्यूचर वीडियोस को मिस ना करें। वैसे हम में से मैक्सिमम लोगों को तो ये पता है कि रिच बनने के लिए इन्वेस्टिंग करना बहुत जरूरी है, पर ज्यादातर लोगों को इन्वेस्टिंग के पावर के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। तो चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक को तो हम सभी जानते हैं। उन्हें हर दिन एप्पल कंपनी में 14 से 15 घंटे काम करने के लिए लगभग साल के 107 करोड़ रुपए मिलते हैं। वही दूसरी तरफ वर्ल्ड के सबसे अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट के बारे में बताए तो वॉरेन बफेट एप्पल कंपनी में एक इन्वेस्टर हैं, जो एप्पल कंपनी के करीब 5.4% स्टेक को ओन करते हैं। इसीलिए एप्पल कंपनी के लिए कोई काम ना करके भी वो एप्पल कंपनी से साल में करीब 1,70,000 करोड़ रुपया अर्न करते हैं। और अभी तक जो लोग सोच रहे हैं कि हमें इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उनके लिए मैं एक स्टैट शेयर करना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं जनवरी 2021 में 17 लाख नए डीमैट अकाउंट खोले गए हैं। अगर हम इस डेटा को 2014 के डेटा से कंपेयर करें तो देखेंगे 2014 में पूरे साल में सिर्फ 13 लाख नए डीमैट अकाउंट खोले गए थे, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि लोगों को अब इन्वेस्टिंग के पावर के बारे में पता चल रहा है। लोग इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं और हमें भी जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करना चाहिए, तभी हमारे पैसों को ज्यादा से ज्यादा टाइम मिलेगा कंपाउंडिंग के लिए। तो चलिए बिना देर किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, व्हाई वी शुड इन्वेस्ट इन अ इंडेक्स फंड रादर देन अ म्यूचुअल फंड। ऑथर जॉन सी बॉगल के अकॉर्डिंग हमें अपने पैसों को कोई भी म्यूचुअल फंड या हेज फंड के बजाय इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। उनका मानना है कि सिर्फ 1% म्यूचुअल फंड या हेज फंड ही लॉन्ग रन में इंडेक्स फंड को बीट कर पाते हैं और मैक्सिमम केसेस में इंडेक्स फंड या तो हेज फंड के जैसे ही या उससे ज्यादा रिटर्न लॉन्ग टर्म में लेके आते हैं। अब अगर हम ऑथर के बारे में थोड़ा बहुत बताए तो ऑथर जॉन सी बॉगल वर्ल्ड के टॉप इन्वेस्टिंग कंपनी द वैनगार्ड ग्रुप के फाउंडर हैं, जो कंपनी 2021 के रिकॉर्ड के मुताबिक करीब $7 ट्रिलियन का एसेट को मैनेज करती हैं। ऑथर के इस इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी पे वर्ल्ड के टॉप इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का इतना भरोसा था कि उन्होंने प्रोटीजी पार्टनर नाम की एक कंपनी के साथ $1 मिलियन का बेट लगा लिया था। और अब जिन्हें नहीं पता कि हेज फंड और इंडेक्स फंड क्या होते हैं, उनके लिए बता दूं, हेज फंड एक ऐसा फंड होता है जहां पे हम जैसे बहुत सारे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पैसे को लेके मनी का एक पूल बनाया जाता है और उस पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए एक फंड मैनेजर होते हैं जो हमारे पैसे को इक्विटी, बॉन्ड्स, कमोडिटीज जैसे चीजों में इन्वेस्ट करते हैं और उसके लिए फंड मैनेजर हमारे रिटर्न से कमीशन चार्ज करते हैं। और क्योंकि म्यूचुअल फंड और हेज फंड में फंड मैनेजर फंड को एक्टिवली मैनेज करते हैं, इसीलिए इसे एक्टिवली मैनेज फंड भी बोला जाता है। पर इंडेक्स फंड में ऐसा नहीं होता। इंडेक्स फंड को समझने के लिए हमें पहले इंडेक्स को समझना बहुत जरूरी है। आसान भाषा में बोलूं तो इंडेक्स बहुत सारे कंपनीज का एक लिस्ट होता है जो एक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड सभी टॉप कंपनीज के मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बनाया जाता है और यही वो 20% कंपनीज होते हैं जो देश के ग्रोथ में 80% कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे इंडिया के निफ्टी स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है निफ्टी 50, जो हमारे देश के टॉप 50 कंपनीज को लेके बनाया गया है। और वैसे ही अमेरिका का इंडेक्स है S&P 500, जो अमेरिका के टॉप 500 कंपनीज को लेके बनाया गया है। अब इंडेक्स फंड में हमारे पैसे को इंडेक्स में लिस्टेड कंपनी में उनके वेटेज के हिसाब से इन्वेस्ट किया जाता है और क्योंकि यहाँ पे हमारे पैसे को कोई भी फंड मैनेजर एक्टिवली मैनेज नहीं करता, इसीलिए इंडेक्स फंड को पैसिव फंड भी बोला जाता है। तो चलिए अब हम ऑथर के दिए गए एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि क्यों ऑथर हमें इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने को बोलते हैं। बहुत सालों पहले गॉट्रॉक्स नाम के एक रिच फैमिली के पास यूएस में लिस्टेड सारे स्टॉक्स का ओनरशिप था और अगर कोई नया कंपनी लिस्टेड होता तो उनके शेयर्स भी गॉट्रॉक फैमिली खरीद लेता था। सभी स्टॉक से मिले रिटर्न्स और डिविडेंड से गॉट्रॉक्स फैमिली का हर मेंबर दिन ब दिन और भी वेल्दी बन रहा था। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। सडनली फैमिली के कुछ मेंबर्स ने इन्वेस्टिंग एक्सपर्ट से सलाह लेने का सोचा ताकि उनका वेल्थ और भी ग्रो हो सके। अब एक्सपर्ट का सजेशन था कि क्योंकि मार्केट का सारे शेयर गॉट्रॉक्स फैमिली के पास थे, उन्हें अपना कुछ शेयर दूसरे किसी फैमिली मेंबर्स को बेच देना चाहिए और बदले में उनसे नया कंपनीज का शेयर खरीद लेना चाहिए। इससे ये फायदा होगा कि कंपनीज जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं उनका प्राइस बढ़ेगा और अल्टीमेटली
इसका फायदा उन्हें ही होगा, न कि दूसरे फैमिली मेंबर्स को। उन्होंने ऐसा ही किया, पर कुछ दिनों के बाद उन्होंने नोटिस किया कि रिटर्न्स बढ़ने के बजाय घट रहे थे। इसीलिए इस बार बहुत बड़े बड़े फंड मैनेजर्स को हायर किया गया, पर इसके बाद भी उन्होंने नोटिस किया रिटर्न्स बढ़ने के बजाय दिन ब दिन कम हो रहे थे और कई बार तो लॉस भी हो रहे थे। जब रिटर्न्स कम होने का रीजन खोजा गया तो सामने आया क्योंकि अभी उनका इन्वेस्टमेंट एक्टिवली मैनेज किया जा रहा था, इसीलिए उनके शेयर्स बार बार सेल और बाय किया जा रहा था, जिसके लिए हर ट्रांजैक्शन पे कमीशन चार्ज होता था। फंड मैनेजर्स के फीस भी इस रिटर्न से ही लिया जाता था। और तो और कभी कभी फंड मैनेजर्स अपने फायदे के लिए जरूरत ना पड़ने पर भी शेयर्स को सेल और बाय करते थे, जिससे उनका रिटर्न्स और भी गिर गया। और ये सब जानने के बाद उन्होंने अपना ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजी को फॉलो करना ही ठीक समझा और ऐसा ही किया। अब ऑथर कहते हैं, भले ही हम गोट्रॉक्स की तरह मार्केट के सारे अच्छे शेयर को ना खरीद पाए, पर इंडेक्स फंड की मदद से हम अपने अकॉर्डिंग मार्केट के सारे सक्सेसफुल कंपनीज में एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यही है इंडेक्स फंड का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, हु विल विन द लॉन्ग टर्म गेम। घास के ढेर में सुई ढूंढना, ये कहावत तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, पर ऑथर नए इन्वेस्टर के लिए बोलते हैं कि घास के ढेर में सुई ढूंढने से अच्छा है कि पूरा घास का ढेर ही खरीद लिया जाए। हम सभी जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में हजारों कंपनीज लिस्टेड हैं। इनमें से कुछ कंपनीज अच्छे परफॉर्म करते हैं और कुछ कंपनी बुरे परफॉर्म करते हैं, पर बहुत कम ऐसे कंपनीज हैं जो लॉन्ग टर्म में हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स देते हैं, जिनको इन हजारों कंपनीज में से ढूंढ निकालना घास में सुई ढूंढने जैसा है, जिसके लिए नॉलेज, एक्सपीरियंस और पेशेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो ज्यादातर नए इन्वेस्टर में बहुत कम होता है। इसीलिए ऑथर्स ज्यादातर नए इन्वेस्टर को स्टार्टिंग में इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट करने का सजेशन देते हैं, जहां पे वो सिर्फ मार्केट के टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज पे एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ऑथर हमें ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स को अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए ऑथर हमारे साथ पिछले 36 साल के एग्जाम्पल शेयर किए हैं। ऑथर के अकॉर्डिंग पिछले 36 सालों में 355 नए म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुए थे। उनमें से 223 फंड यानी आधे से भी ज्यादा कुछ ही सालों में बंद हो गया, और बचे हुए म्यूचुअल फंड्स में से 60 फंड्स ने इंडेक्स फंड से भी बहुत कम रिटर्न्स दिया। 48 ने इंडेक्स फंड के आसपास ही रिटर्न दिया, और सिर्फ 24 म्यूचुअल फंड्स ने अपने इन्वेस्टर्स को इंडेक्स फंड से ज्यादा रिटर्न्स लाके दिया। पर ऑथर कहते हैं कि अगर गौर से देखा जाए तो इन 24 फंड्स में से मैक्सिमम फंड्स स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स में ही बहुत सारे रिटर्न्स लाके दिए हैं, जब उनका फंड साइज बहुत छोटा था। फंड साइज बढ़ने के साथ साथ वो भी एवरेज परफॉर्म करने लगे। पर इन 24 फंड में से 3 फंड्स ऐसे थे जो अपने इन्वेस्टर को कंसिस्टेंटली अच्छा रिटर्न दे रहा था। इससे ये प्रूफ हुआ कि 1% म्यूचुअल फंड भी लॉन्ग रन में इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाए। पर ऑथर कहते हैं कि हर बार सिचुएशन एक जैसा नहीं होता, ये नंबर्स कभी इधर उधर भी हो सकते हैं, पर मैक्सिमम टाइम में सिनेरियो कुछ ऐसा ही होता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि हमें उन 3 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उन 3 फंड्स के फंड मैनेजर को भी नहीं पता कि हजारों कंपनीज में से कौन से कंपनी अच्छे परफॉर्म करने वाला है और आगे मार्केट का कंडीशन क्या रहने वाला है। अब ये जानने के बाद सिर्फ 1% म्यूचुअल फंड भी लॉन्ग रन में इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये कॉमन सेंस नहीं है हमें इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? पॉइंट नंबर 3, हाउ मोस्ट इन्वेस्टर टर्न्स अ विनर गेम इनटू अ लूजर गेम। कोई भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर जब अपने पैसे को खुद या इंडेक्स फंड के थ्रू इन्वेस्ट करता है, तब उन्हें अपने रिटर्न्स में से किसी को भी कमीशन नहीं देना पड़ता है। पर यही इन्वेस्टमेंट जब फंड मैनेजर या म्यूचुअल फंड के थ्रू होता है, तब एक इन्वेस्टर्स को अपने रिटर्न्स में से कुछ परसेंटेज एज अ फी देना पड़ता है, और इसीलिए उनका रिटर्न्स उतने % कम हो जाते हैं। ऑथर के अकॉर्डिंग यही वो पॉइंट होता है जहां मैक्सिमम इन्वेस्टर विनर से लूजर बन जाते हैं। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि कुछ % कमीशन देने से या ना देने से हमारे रिटर्न्स पे क्या इफेक्ट होता है। सैम एक 25 साल के यंग इन्वेस्टर है, और उसने सिर्फ 25 साल की उम्र में ही अपने 1 लाख रुपए को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दिया और अपने पैसे को 30 सालों तक इंडेक्स फंड में इन्वेस्टेड रहने दिया। अब मान के चलते हैं सैम को 30 सालों में 12% पर ईयर के हिसाब से रिटर्न मिला है, तो 30 सालों के बाद उसका 1 लाख का इन्वेस्टेड अमाउंट अब 35,94,964 का हो गया है। पर क्योंकि सैम ने अपना इन्वेस्टमेंट इंडेक्स फंड के थ्रू किया था, इसीलिए उसे इंडेक्स फंड का फी जो कि 0.2% है देने के बाद सैम का रिटर्न हुआ 33,87,600 का। पर यही इन्वेस्टमेंट सैम ने अगर कोई भी म्यूचुअल फंड के थ्रू या फंड मैनेजर से हेल्प लेके किया होता, तो उसे अपना रिटर्न्स में से कम 1 से 2% का कमीशन देना पड़ता था। 1% के हिसाब से भी अगर हम देखें तो सैम का रिटर्न्स होता सिर्फ 26,70,809 INR। अब आप खुद ही देख सकते हैं, एक ही रिटर्न्स होने के बावजूद भी सैम अगर म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट किया होता, तो उसे अपने रिटर्न्स में से करीब 7 लाख रुपए से ज्यादा का फी पे करना पड़ता था। अब आप शायद समझ गए हैं कि लॉन्ग टर्म में 1% भी कितना इंपॉर्टेंट होता है, और सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज की वजह से मैक्सिमम इन्वेस्टर कहाँ पे मिस्टेक्स करते हैं। पॉइंट नंबर 4, टैक्सेस आर कॉस्ट टू।
स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न्स कमाने के लिए ऑथर हमें हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने को सजेस्ट करते हैं और ऐसा ही वर्ल्ड के टॉप इन्वेस्टर वॉरेन बफेट और उनके गुरु बेंजामिन ग्राहम का भी मानना है। वो बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म में किया गया इन्वेस्टमेंट नहीं स्पेकुलेशन होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में किसी कंपनी को ग्रोथ दिखाने का मौका ही नहीं मिलता। और अगर हम बार बार अपने इन्वेस्ट किए गए पैसे को विड्रॉल करें या बार बार स्टॉक्स को बाई और सेल करें तो हमें हर बार गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे इनकम के हिसाब से कंसीडर होता है। ठीक वैसे ही अगर हम अपने पैसे को कोई भी पैसिव फंड की जगह एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करें तो वहाँ पे शेयर्स एक्टिवली खरीदे या बेचे जाते हैं, क्योंकि अगर फंड मैनेजर को लगा कि XYZ कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है तो फंड मैनेजर अपने पुराने कुछ स्टॉक्स को बेच के XYZ कंपनी के स्टॉक्स को खरीद लेता है। और ऐसे ही बहुत सारे ट्रांजैक्शंस के लिए हमें अपना इन्वेस्टमेंट का कुछ % गवर्नमेंट को एज अ टैक्स देना पड़ता है। पर अगर हम अपने पैसे को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके छोड़ दे जहां पे हमारा पैसा बहुत कम मूव होगा तो हमें सिर्फ LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स ही देना पड़ेगा, जो कि काफी कम होता है। अगर हम ऐसा मान के चले कि बार बार शेयर खरीदने और बेचने पे हमारे रिटर्न्स में से हमें सिर्फ 1% ही टैक्स पे करना पड़ेगा, तो पहले ही हम एग्जाम्पल से समझ चुके हैं कि लॉन्ग टर्म में 1% भी कितना वैल्यूएबल होता है। अब इन 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को अच्छे से समझने के बाद आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि कौन सा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में हमारे लिए बेस्ट है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि सिर्फ 1000 रुपए को इन्वेस्ट करके कैसे हम करोड़पति बन सकते हैं। इसके लिए हमें इंडेक्स फंड में हर महीने 1000 रुपए करके इन्वेस्ट करना है 10 साल के लिए। और अगर हम ऐसा मान के चले कि 10 सालों में हमें 15% के हिसाब से रिटर्न मिले तो हमारा 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट करीब 2,50,000 रुपए का हो जाएगा। पर क्योंकि हमें करोड़पति बनना है इसीलिए हमें इस पूरे पैसे को री इन्वेस्ट करना पड़ेगा इंडेक्स फंड में हमारे रिटायर होने तक। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर आपका उम्र अभी 30 साल है तो आपको आपके रिटायरमेंट तक यानी कि हम पकड़ लेते हैं 60 सालों तक इस पैसे को इन्वेस्टेड रहने देना है। और जब हम अपने पैसे को 30 सालों तक बिना छुए ऐसे ही इन्वेस्टेड रहने देंगे तो हमें कंपाउंडिंग का असली मैजिक दिखेगा। 30 सालों के बाद हमारे पास करीब 2,40,00,000 रुपए होंगे और अगर हमारे रिटर्न्स 1-2% कम भी हो गए तो भी हमारे पास करीब 1 करोड़ रुपए का रिटर्न्स होगा। तो इसी बात के लिए कांग्रेचुलेशंस गाइस, हम लोग ऐसे ही करोड़पति बन सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ 1000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करने का एग्जाम्पल बताया है और अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए इससे भी बड़ा अमाउंट हो तो आपका रिटर्न और भी बड़ा आएगा। और इस प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट बात है हम जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ही ज्यादा टाइम मिलेगा हमारे पैसे को कंपाउंडिंग के लिए। इस वीडियो में बताई गई सारी बातें मैंने आपको ऑथर जॉन सी बॉगल की बुक द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग से बताया। आपको इन चारों में से कौन से पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट लगा आप कॉमेंट में हमें जरूर बताइए। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर से शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको और एक नए नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए आप हेल्दी रहिए, सेफ रहिए और सीखते रहिए। बाय बाय।